हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरोह कंप्यूटर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एग्जाम हब में। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, आज जो हमारी ये सीरीज है जो आपको कॉन्टिन्यूसली मिलेगी हमारी प्लेलिस्ट के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है उन लोगों के लिए जो अपना करियर अकाउंटिंग में बनाना चाह रहे हैं, जो अकाउंटिंग को समझना चाह रहे हैं। माई सेल्फ अभिषेक भारद्वाज लास्ट 10 सालों से मैं अकाउंटिंग फील्ड के अंदर ही ट्रेनिंग दे रहा हूं, चाहे वो टैली हो, चाहे फिर कोई भी एमएनसीज कंपनी में आने वाले सैस प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि यदि आप 2025 में आपने ये मानस बना लिया है कि मुझे अकाउंटिंग लाइन में जाना है, तो उसी को लेकर हमारी ये बेहतरीन प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। अब इस प्लेलिस्ट में क्या खास है, पहले हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो प्लेलिस्ट हमने डिज़ाइन की है, ये डिज़ाइन हमने बेसिक से एडवांस लेवल पे बात करी है। मतलब कि अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपका जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होगा, जैसे कि आपको कुछ अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होगी। लेकिन अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आप साइंस के विद्यार्थी हैं और अपना करियर आप अकाउंटिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी जॉब में गए हैं और वहाँ पे आपसे बोला गया है कि आपको टैली आती है, और अगर आपको टैली वहाँ पे आती होती तो आपको अकाउंटिंग जॉब मिल जाता, लेकिन आपको टैली नहीं आई, उसके कारण आपको सरवाइव करना पड़ रहा है। तो आपकी सारी परेशानियाँ हम यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्प्रहेंसिव कोर्स बनाने वाले हैं। कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉमर्स के विद्यार्थी को देखकर हमने टैली नहीं बनाया है। अगर आप आर्ट्स के हैं और या फिर साइंस के हैं और आप टैली कोर्स करना चाहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके फंडामेंटल्स याद रखिए। मैं यहाँ पे फंडामेंटल्स को बहुत ज़रूरी है क्लियर करना। उसके साथ आपको टैली के प्रैक्टिकल के साथ साथ इसको हम वन बाय वन हर एक टॉपिक को कवर करते हुए चलने वाली एक कॉम्प्रहेंसिव सीरीज है। वन शॉट वीडियो की सीरीज नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरा मानना है जब आप कोई स्किल सीखते हो, और वो भी खासकर फिनेंस की जिसमें पैसों का लेन देन होता है, तो प्लीज़ जितने भी वाउचर्स हैं, जितने भी बिल्स हैं, जितनी भी एंट्रीज है, उनके इफेक्ट्स और उनके एविडेंस, मतलब कि जो भी आप बिल रख रहे हैं उसका प्रॉपर मैनेजमेंट, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि आप किसी भी कंपनी की जो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनको आप रिकॉर्ड करते हैं। ये याद रखिए, रिकॉर्ड करते हैं, मतलब कि फिनेंशियल जो लायबिलिटीज़ होती है, मतलब आप जैसा रिकॉर्ड दिखाएंगे वही आपके ऑनर्स को, आपकी कंपनी को पता रहेगा। तो सबसे पहले जो आप रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो उससे पहले आपको भी तो उसकी नॉलेज होनी है। देखिए, केवल सॉफ्टवेयर चला देना वो एक अच्छा काम नहीं है। मैं मानता हूं कि टैली एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जो कि टैली कंपनी ने बनाया है, उसका एक प्रॉपर यूज़ कर रही है, दुनिया यूज़ कर रही है, तो क्यों ना आज आप भी उसका उपयोग करें और बेस्ट अकाउंटेंट बने। तो इसके लिए आपको फंडामेंटल भी बहुत क्लियर होना चाहिए बच्चों। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं या जिनको भी आप शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़, ये मेरी कॉम्प्रहेंसिव सीरीज़ है। इस कॉम्प्रहेंसिव सीरीज़ के अंदर मैं वन बाय वन थ्योरिकल पार्ट भी लूँगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी लूँगा। वन बाय वन टैली के अंदर जितने भी टैब्स हैं उनको भी हम यहाँ पे डिटेल करेंगे, कोशिश करेंगे जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उनका भी हम इसमें निवारण कर पाएँ। तो ये टोटल सीरीज जो हो रही है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों की, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं उपयोग करूँगा। तो अगर आपको इसमें पूरा का पूरा बना रहना है, तो हमारे चैनल पे जो नीचे बटन सब्सक्राइब है उसको जरूर, और बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए, क्योंकि ऐसा वीडियो कॉन्टिन्यूसली आपको आने वाला है। और क्योंकि अप्रैल के अंदर भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी अकाउंटिंग की, तो आप यहाँ पे अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज है। आप इसको किसी को भी शेयर कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर, और आप इसको देखिए, इसका रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेगा। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि हमको ये पॉइंट नहीं आ रहा। और हाँ, हमारी कम्युनिटी में टेलीग्राम चैनल ज़रूर है, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि अगर कोई भी डाउट आपका है तो हम जल्दी से जल्दी उसका कवर कर सकें और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कर सकें। तो वेलकम है हमारी इस टैली की बहुत ही बेहतरीन सीरीज में, जिसमें हम टैली के लेटेस्ट वर्जन 6 जो है उसको हम डाउनलोड भी करेंगे, और उसके फीचर्स के साथ साथ बेसिक फीचर्स को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग का काम करने वाले हैं और अकाउंटिंग का वर्क हम किस तरीके से करेंगे। उसकी ओवरऑल जीरो से, याद रखिए, जीरो से
ये क्लास होने वाली है। तो शुरू के जो चैप्टर्स हैं, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो हो सकता है आपको फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो आप वो थ्योरिकल पार्ट है तो उसको चाहें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उसको पूरा देखें तो ज़्यादा अच्छा है। सीरीज आपके लिए बेनिफिट जब होने वाली है जब आप इसको पूरा का पूरा कंप्लीट फॉलो करेंगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, एक सर्टेन टाइम पे आपको डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा, लेकिन एक साथ देने से हमने देखा है कि बहुत से विद्यार्थी देख नहीं पाते, या फिर अगर एक सीरीज हमने 10 घंटे की डाल दी तो फिर आप उससे बोरियत फील करते हैं, आपको सब्जेक्ट कॉन्सेप्टिव नहीं आता। क्योंकि मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, यह है फिनेंस का मामला, और जब फिनेंस का मामला आता है तो हर एक बारीकी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं अभिषेक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं को हम ये अच्छी तरीके से समझा पाएं। थैंक यू। हेलो गाइस, आप सभी का हमारी इस टैली के कोर्स के अंदर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले जैसे कि हमने अपने इंट्रो में बताया कि अगर आप अपना करियर टैली में बनाना चाहते हैं, या फिर हम ये कहें कि आप अपना करियर जो है वो अकाउंटिंग लाइन में बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है। पिछले 10 साल से मैं अकाउंटिंग लाइन में एंड डिजिटल लाइन में एक एज ए ट्यूटर वर्क कर रहा हूँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आरोह कंप्यूटर एग्जाम्स जो हब है उसने ये टैली सीरीज आपके लिए बनाई है। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो हमारी ये टैली कोर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसका जो नेम मेंशन किया है, कोर्स कंप्लीट लर्निंग स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जो डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं टैली कोर्स की कंप्लीट सीरीज के बारे में, टैली के स्टेप बाय स्टेप लर्निंग के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लें, हम जब बार बार टैली बोल रहे हैं तो टैली अकाउंटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो कि सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रहता है इस स्किल में। कि अगर आप अकाउंटिंग शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपको पता होगा कि आपके 11th स्टैंडर्ड में भी टैली का नाम आपने अपने बुक्स में सुना होगा। लेकिन अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं या फिर साइंस के विद्यार्थी हैं और अपना अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट होगा और आर्ट्स और साइंस का स्टूडेंट होगा उनमें कुछ डिफरेंस होना जायज़ है, क्योंकि उन्होंने क्लास 11th एंड 12th में फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स और कुछ एडवांस लेवल का अकाउंट सीखा हुआ होता है। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और अब आप चाह रहे हैं कि आप अपना करियर अकाउंटिंग लाइन में बनाएं, या फिर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि आपने नॉर्मली जो सब्जेक्ट्स पढ़ा होगा बच्चों, वो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्योंकि आपने कहीं भी आपको अकाउंट्स के साथ कहीं भी रूबरू आप नहीं हुए होंगे। तो वो एक एडवांटेज क्लास 11th के स्टूडेंट्स को मिल जाता है, तो उसके लिए टैली सीखना एक स्टेप इजी हो जाता है। लेकिन ये समस्या हमारे सामने आती है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में भी आके टैली सीखना चाहते हैं। तो वो हमारे जब बैकग्राउंड पे हम उनसे बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हमारा बैकग्राउंड साइंस का है, आर्ट्स का है, लेकिन हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है अकाउंटिंग लाइन के अंदर। तो अकाउंटिंग लाइन में जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है तो केवल और केवल आपकी ट्रेनिंग केवल एक सॉफ्टवेयर के बेस पे चले जाना और उसको अच्छी तरीके से सीखना, ये है एक बहुत अच्छा पिलर है आपकी ट्रेनिंग का, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो जाती है। लेकिन देखो दोस्तों, ये बात याद रखो कि आपकी जो वर्किंग स्टाइल है उसमें कहीं ना कहीं जो कॉमर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं जैसे सीए, जो आपसे रूबरू बहुत सारी रिपोर्ट्स मांगेंगे, आपसे अकाउंटिंग इफेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसको समझने के लिए आपके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन मतलब एक अच्छे अकाउंटेंट आप बन पाएंगे। और धीरे धीरे जब आपको उसके अंदर बड़ी रुचि आने लगेगी तब आपको टैली पे काम करना भी आसान लगेगा और आपको फाउंडेशन भी बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बात तय है कि अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा है तो आप सीए के साथ या फर्म के जो भी सीनियर आपके अकाउंटेंट हैं उनके साथ आप प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पाओगे। जो रिपोर्ट्स वो चाह रहे हैं वही आप समझ पा रहे हैं और वही आप इनको प्रेजेंट कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉम्प्रहेंसिव सीरीज बनी है जिसको हमने स्टेप बाय स्टेप बनाया है। आप इसको आराम से अपने घर में बैठकर 1 day 1 लेक्चर्स देख सकते हैं, जिससे कि आपको पूरी इन डिटेल
इन डिटेल पूरी नॉलेज टैली में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरीके से इस टैली ट्रेनिंग को लेके चलेंगे। सबसे पहले जब भी हम कोई कोर्स स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका रोड मैप होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमने हमारा एक रोड मैप तैयार किया है कि अगर आप अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं और अकाउंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक प्रॉपर रोड मैप आना बहुत ज़रूरी है बच्चों, कि आपको उस स्किल की प्रॉपर ट्रेनिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हम एक हमारी अकाउंटिंग में फाउंडेशन को बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरी ट्रेनिंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये आप बोल सकते हैं पार्ट नंबर 1 और ये बोल सकते हैं पार्ट नंबर 2। अब हम इन दोनों पार्ट के बारे में भी आपको डिटेलिंग बता देते हैं। यदि आप क्लास 11th एंड 12th के अंदर अगर आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आप हमारा ये जो फाउंडेशन वाला जो अपकमिंग वीडियोस है वो ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं और आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और आपको इसके पैरेलल अकाउंटिंग थ्योरी को समझना है या अकाउंटिंग टर्म को समझना है तो आपको ये पार्ट 1 किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही फाउंडेशन है। क्योंकि ये सारी की सारी टर्म आपके टैली अकाउंटिंग की रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिलेगी और आपके फंडामेंटल टैली अकाउंटिंग में भी ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए ये जो सेक्शन है, थ्योरिकल जो सेक्शंस है, ये बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी हो जाता है। जब आपका ये फाउंडेशन क्लियर हो जाता है उसके बाद आप टूल्स पे जा सकते हैं, जिसके लिए हमारी जो ट्रेनिंग है वो हम बात करेंगे टैली प्राइम के लेटेस्ट वर्जन की, जैसे कि 6 भी हो सकता है या फिर वो 5.1 जो भी हम ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि वर्जन में क्या डिफरेंस होता है वो हम आपको समझा देते हैं। एक वर्जन कंपनी ने लॉन्च किया, फिर उसके स्पेसिफिकेशन में या उसकी एडवांटेज में थोड़ा सा डेवलप किया तो वो वर्जन चेंज हो जाता है, लेकिन फाउंडेशन वो के वो ही रहते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ में मत कंफ्यूज होइए कि हम और अपडेट वर्जन सीखे। तो हमने जो लिया है वो बिल्कुल टैली की लेटेस्ट जो वर्जन है उसी से हमें आपका पूरा का पूरा ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो ये जो पुराना जो दूसरा ये जो पार्ट होने वाला है, इस दूसरे पार्ट के अंदर हम आपको सॉफ्टवेयर भी सिखाएंगे और उसके साथ साथ किस तरीके से आप प्रैक्टिकल नॉलेज करते चलेंगे कि लाइफ में किस तरीके से प्रैक्टिकल रियल जो एग्जांपल है वो किस तरीके से क्रिएट होता है उसके बारे में हम जानकारी यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1, जिसके अंदर हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग करना चालू करते हैं बच्चों। सबसे पहले जब आप किसी भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करते हैं तो उसके फाउंडेशन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हमने सबसे पहले अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन आपके सामने रखी है, उसको आप बहुत सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करें। ये जो डेफिनेशन है इसके अंदर अकाउंटिंग की पूरी समरी हमने मेंशन कर दी है कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग में कौन कौन से वर्क होते हैं उसको आप समझिए। तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको समझाते हैं और उस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आसानी से आपको पूरी की पूरी जो इसकी डेफिनेशन है उसकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कोई भी शॉप है। इस शॉप का मालिक आप हैं, आप अपनी शॉप पे आराम तरीके से बैठे हुए हैं और जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप आइसक्रीम को खरीदते हैं और बेचने का बिजनेस करते हैं, ये आपका बिजनेस है और मालिक भी आप अकेले हैं। अब देखिए आपका बिजनेस यहाँ पे पूरा सेटअप है। हुआ क्या कि एक दिन जो बाहर रोड थी आपके, इस रोड पर 2 लोगों ने फाइट कर ली, मतलब लड़ाई और कर ली, दोनों ने फाइट कर ली और ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आपने देखा कि आपके सामने आज एक घटना घटी है। क्या इस इवेंट का, इस घटना का आपके बिजनेस पे कोई भी इफेक्ट है, उसको समझिए पहले। क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर डे टू डे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो क्या हर ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालता है?
हो सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डालता हो, लेकिन हम डायरेक्टली को समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि उस इवेंट से हमारे बिजनेस को किसी भी तरीके का कोई भी मॉनेटरी, मतलब कि मनी के बेसिस पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारे एग्जाम्पल में ये दोनों भाई साहब जो लड़ लिए, इनका इफेक्ट आपके बिजनेस पे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो इवेंट हुआ, क्या ये इवेंट आपके बिजनेस में आपको कहीं रिकॉर्ड करना है? तो नहीं करना। लेकिन आप देखिए, आगे बढ़ते हैं, ये दोनों फाइट करते 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 आपके यहाँ पे एक मिरर था, उस मिरर पे यहाँ पे जा गिरे, जिसके कारण इनको तो लगी, लेकिन आपका मिरर टूट गया। अब देखिए, ये जो इवेंट हुआ, ये जो इवेंट इन लोगों ने किया, आपके सामने जो घटना हुआ, उसका जो इफेक्ट है वो आपके बिजनेस पे आ गया, मतलब कि आप लॉस खा गए। और लॉस जो आप खाए उसकी भी एक वैल्यू है। आपका जो कांच था, जो आपने मिरर लगाया था, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं 1000 रुपीज का वो मिरर था, तो आपने देखा कि आपको 1000 रुपीज का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये जो इवेंट है, ये जो घटना घटी, उसने आपके बिजनेस को इफेक्ट किया। तो अब ये जो फाइट चलती चलती आपके कांच पे आके लोग गिर गए, इनके लग गई, और उसके साथ साथ आपके कांच का भी नुकसान हुआ। तो ये जो 1000 रुपए का नुकसान हुआ, ये आपकी अकाउंटिंग में, आपको कोई भी बुक में, आपको मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक बुक बनाई, इस बुक में आपको ये एंट्री करनी होगी कि हमारा यहाँ पे 1000 रुपए का नुकसान हो गया। तो सबसे पहले अकाउंटिंग डेफिनेशन ये कहती है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, आप सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करें कि जो भी इवेंट आपके पास हुआ है आपके बिजनेस के अंदर, या उसका कोई भी इफेक्ट आपके बिजनेस में आ रहा है, और अगर इफेक्ट आ रहा है तो उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। इसी तरीके से अगर आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसकी भी तो एक वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन कहती है कि आप आइडेंटिफिकेशन करें कि कोई भी ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस का हो और उस ट्रांजैक्शन की कोई ना कोई मनी वैल्यू हो, ये पता लगाओ सबसे पहले। अगर आपको लगता है कि ये हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे बिजनेस से इफेक्ट करता है, तो उसको जल्दी 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 आप सबसे पहले करेंगे रिकॉर्ड। तो मान लेते हैं कि आपने इस तरीके से एक कॉपी बना रखी है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं आपको किसी भी तरह की लैंग्वेज के बारे में नहीं पता, क्योंकि अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है। तो हम ये मान के चल रहे हैं, आपको एक देसी भाषा में, एक सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बुक है इसमें आपने इस इवेंट को लिख दिया, रिकॉर्ड कर दिया। अब हमारी अकाउंटिंग में जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रांजैक्शन आप लिखते हैं, उस बुक का नाम होता है जर्नल। याद रखिएगा ये टर्म्स, जर्नल बुक, उस बुक का नाम होता है जर्नल बुक। तो आपने जितने भी ट्रांजैक्शन करने हैं फर्स्ट स्टेप पे, वो आपने करा है जर्नल बुक के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया? हमने यहाँ पे किया रिकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया, फिर उसकी मनी वैल्यू निकाली, और उसके बाद आपने कर दिया रिकॉर्डिंग। अब देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपने परचेज करा, परचेज किया, आप हर दिन आपका ट्रांजैक्शन लिखते जा रहे हैं, परचेज किया, या आपने कोई सेल किया, सेल किया, सेल किया, इस तरीके से परचेज, सेल्स और सेल्स के ट्रांजैक्शन आप लिखते जा रहे हैं। कब तक लिखते जा रहे हैं ये भी आप यहाँ पे समझिए कि आपका जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है, वो मान लेते हैं स्टार्ट हुआ है, हम एक टाइमलाइन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपने अपने बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट किया 1 जनवरी 2024 को, और आप इसको कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं। आप ये फाइंड आउट ही नहीं करना चाह रहे कि हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो कैसे पता लगेगा? जब आप एक टाइम पीरियड को बांट देंगे। आप टाइम पीरियड को देख रहे हैं कि मैं 1 साल बाद ये देखूंगा कि मेरे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस है। तो नॉर्मली अकाउंटिंग में एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जो होता है 12 मंथ का। तो मान लेते हैं आपने 1 जनवरी 2024 को स्टार्ट किया, तो आपका जो अकाउंटिंग है वो खत्म होने वाला है 31 दिसंबर 2024 को। याद रखिएगा, ये एक आपका फाइनेंशियल ईयर है जो स्टार्ट हो रहा है जनवरी और एंड हो रहा है दिसंबर। लेकिन एक और फाइनेंशियल ईयर आप ऑप्ट कर सकते हैं जो कि स्टार्ट होता है 1/4/2024 से
और वो खत्म हो जाएगा क्योंकि 12 मंथ का पीरियड होता है जो खत्म हो जाएगा 2025 को। तो ये भी एक आपका अकाउंटिंग पीरियड है। तो हमारी अकाउंटिंग में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक ये जो है ये कैलेंडर ईयर है और ये जो आपका होता है वो होता है फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे आप जब इसको मेंशन करेंगे तो 2024 एंड 25, क्योंकि 24 के 9 मंथ और 25 के 3 मंथ ऐड होते हैं, तब जाके आप देख पा रहे हैं टोटल 12 मंथ का हिसाब यहाँ पे आपको मिल पाता है। वहीं यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली और ओनली 12 मंथ का हिसाब होता है। तो सबसे ज़्यादा ये फाइनेंशियल ईयर ही यूज़ में लिया जाता है। तो हमारे उदाहरण के तौर पर हमें मान लेते हैं अभी सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि आपका जो ये बिजनेस था वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और आपने इस जो बुक है जर्नल बुक में आप कॉन्टिन्यूसली एंट्री करते चले गए और 31 दिसंबर पे भी आप एंट्रियां करते जा रहे हैं। स्कोर हम समझा देते हैं आपको। मान लेते हैं आप यहाँ पे एंट्रियां करते जा रहे हैं, ये बुक भरती जा रही है और आप यहाँ पे एंट्रियां करते जा रहे हैं। अब 31 दिसंबर को आने के बाद हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये जानना चाहते हो कि जो मैंने पूरे के पूरे साल एंट्रियां करी है उसमें हमें ज़रा ये बताइए कि हमारी परचेज कितनी है और हमारी सेल्स कितनी है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं। अब देखिए होगा क्या कि जब 31 दिसंबर को आप बैठेंगे और इसको देखना चालू करेंगे तो आपको हर पेज पलटना होगा और जितना पेज आप पलट के परचेज कलेक्ट करते जाएंगे, जैसे परचेज कितना हुआ फिर परचेज कितना हुआ, तो ऐसा तो आपको ऐसे इसी तरीके से आपको सेल भी देंगे। तो इस तरीके से तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। जो रिजल्ट आप 31 दिसंबर को चाह रहे थे वो रिजल्ट आगे जाके किसी डेट पे आपको मिलेगा, लेकिन इस डेट पे तो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं करेक्शन करना जरूरी है, उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी है। तो हम मान लेते हैं हमने क्या किया कि स्टार्टिंग से ही हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना दिए। समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके है। ये जो बॉक्स है वो परचेज का है, ये बॉक्स सेल्स का है और ये बॉक्स भी कोई भी सेल्स का बना लीजिए या सो आपके सप्लायर हैं उनका बना लीजिए। तो ये जो अलग अलग आप बनाते जा रहे हैं ये सब कहलाते हैं हमारी अकाउंटिंग में अकाउंट। इसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट। तो अगर मैं ये बात करूं कि सारी की सारी परचेज आप एक ही जगह रख रहे हैं, सारी की सारी सेल्स आप एक जगह रख रहे हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस, सारी की सारी इनकम एक जगह रह रहे हैं, तो जब 31 दिसंबर आएगा तो केवल आपको इसी बॉक्स की सारी कैलकुलेशन निकालनी है। तो उदाहरण के तौर पर आपने कैलकुलेट कर लिया कि हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करी है 2,50,000 रुपीज़ की। ठीक है दोस्तों, वहीं आपने ये निकाल लिया और अभी के तौर पर बाकी सब हम भूल जाते हैं। आपने यहाँ पे निकाल लिया कि हमारी जो सेल्स हुई है वो हुई है 4,50,000 रुपीज़ की। तो देखिए आपने क्या किया कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन्स थे उनका क्लासिफिकेशंस कर दिया, उसको अलग अलग क्लासिफाइड कर दिया और ये जितने भी आपने अकाउंट बनाए इसको हमारी अकाउंटिंग टर्म में याद रखिएगा लेजर, और हिंदी में बात करें तो खाता बही। और ये जितने भी अलग अलग है, आपने रेंट पेड किया तो रेंट का खाता, सैलरी पेड किया तो सैलरी का खाता, राम को पेड किया तो राम का खाता, शाम का खाता, ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं बच्चों। ये सब दोस्तों क्या होते हैं, अकाउंट होते हैं। तो इस तरीके से हम लेजर में जाके सारे अकाउंट हम बनाते हैं और उन सारे ट्रांजेक्शनों को इन खातों में लेके आते हैं, जिससे हमें एक टर्म बोलते हैं जिसको बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो हम हमारी डेफिनेशन पे पहुँच जाते हैं कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा, मेजरमेंट किया, रिकॉर्ड किया और उसके बाद हमने कर दिया क्लासिफिकेशंस, अलग अलग क्लासिफिकेशन कर दिया जो कि हम करते हैं लेजर के अंदर। ठीक है, लेजर के अंदर। अब यहाँ पे जो डेटा आप देख पा रहे हैं, इस डेटा से आप एक डिटेल इंफॉर्मेशन, समराइज इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, आप ये बताएंगे कि सर आपने जो भी पूरे ट्रांजेक्शन जो किया है उससे आपने एंड ऑफ द ईयर आपने प्रॉफिट प्राप्त किया है। कितना प्रॉफिट किया है आप इस डेटा से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपने 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट फाइंड आउट किया है। तो आप देख पा रहे हैं आपने यहाँ पे एक प्रॉफिट निकाल लिया कि पूरे के पूरे 12 मंथ में हमने 12,000 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया है।
और ये जो प्रॉफिट आपने निकाल लिया है बच्चों, इस प्रॉफिट को हम फाइनल अकाउंट के अंदर शो करते हैं। अब बात यहाँ पे भी आप ये समझ लीजिए कि फाइनल जो अकाउंट होते हैं वो हमेशा 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च को बनाए जाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग और लेजर मेंटेनिंग जो होती है वो तो कॉन्टिन्यूसली एक प्रोसेस होता है। तो अब हम यहाँ पे हमारे डेटा का समराइजिंग निकाल रहे हैं, सारांश निकाल रहे हैं। तो सारांश जो निकलता है वो हमारी 3 पोजीशन पे निकलता है। नंबर 1, इसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और यहां पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं बच्चों, उस फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग बनता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, और यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तीनों ही अकाउंट फाइनल स्टेटमेंट के समराइजेशन पार्ट में चले जाते हैं। ट्रेडिंग में हम हमारे, आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ग्रॉस की बात करते हैं कि ग्रॉस लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट एंड लॉस में हम नेट की बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमें नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और जहां तक बात करेंगे हम बैलेंस शीट की, वो आपके बैलेंस को बताती है कि आपकी असेट्स, आपकी बिजनेस की संपत्तियां और लायबिलिटीज क्या बैलेंस्ड है या गड़बड़ है, और गड़बड़ है तो क्या है, वो सब आपको बैलेंस शीट में मेंशन हो जाता है। मतलब कि बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आपकी आनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं डिफरेंस है तो उसको हम चेक करते हैं, अकाउंटेंट का ये काम हो जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमारी जो नेक्स्ट आ जाती है वो आ जाती है एज फॉर समराइजिंग, ठीक है। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, मनी वैल्यू फाइंड आउट करी, उसको हमने जर्नल में रिकॉर्ड किया, उसके बाद उसका क्लासिफाई किया और समराइजिंग किया। यहां पे देखिए कि ये जो 3 एक्टिविटी आपको दिख रही है, ये इन तीनों एक्टिविटी को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मतलब हो गया यही काम आपको करना है, और यही रूटीन वर्क है जिसके अंदर आप जर्नल में एंट्रियां करते हैं। अगर मैं टैली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आप टैली में वो एंट्रियां करते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो एंट्री की बात कर रहे हैं उसको हम टैली में बोलते हैं वाउचर की बात, कि हम वाउचर में एंट्रियां करते हैं, और ऑटोमेटिकली वो क्लासिफाइड लेजर है, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो लेजर हम एक बार बना देते हैं और ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो पोस्टिंग होना चालू हो जाती है, और उसके बाद रिपोर्ट में आपका P&L, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट जनरेट हो जाता है। तो ये जो बुक कीपिंग का वर्क है वो RCS में पूरा हो जाता है। अब उसके बाद जैसे ही आपने समराइज कर दिया, मतलब कि आप 31 दिसंबर पे जाने के बाद आपने अपना डेटा को समराइज कर दिया, उसके बाद इस समराइजेशन के बाद एनालिसिस किया जाता है कि आपने पूरे के पूरे 12 महीने में, आपके बिजनेस ने पूरे 12 महीने में क्या किया। तो हमारे पास एक डेटा आ रहा था कि हमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया है। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि उसका एनालिसिस कर लिया कि हमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया, और 2 लाख रुपए के प्रॉफिट्स को हम कहाँ यूज करेंगे, या किस तरीके से 2 लाख रुपए हमारे पास है, इन भी फ्यूचर हम इसमें किस तरीके से क्या डिसीजन लेने वाले हैं कि हमारा बिजनेस को ग्रोथ करे, हम मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर हम और नया प्रोडक्ट लाएंगे, मैन्युफैक्चर नई यूनिट बनाएंगे, इस तरीके के सारे डिसीजंस आप लेना चालू करेंगे। तो उसको बोलते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रेट। और जब ये एनालिसिस हो जाता है, इंटरप्रेट हो जाता है, उसके बाद आप इस डेटा को करते हैं कम्युनिकेट किससे करते हैं, जैसे कि अगर मेरा बिजनेस है और आपके बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट आपके प्रॉफिट्स को देखता है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करता है। गवर्नमेंट आपके जो बैंक होता है वो आपके प्रॉफिट्स को देखता है और आपको लोन देने के लिए तत्पर रहता है। आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो देखते हैं बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके हिसाब से वो आपके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। तो ये जितने भी यूजर्स हैं उनको आप अपना, जो आपके सप्लायर हैं, जो आपके लेनदार हैं, देनदार हैं, उनको अपने रिपोर्ट्स आप बताते हैं, जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है और इनके साथ हमें कंटिन्यू रहना है। तो आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो अकाउंटिंग है वो एक लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, लेकिन उसमें देखिए कितनी सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये टर्म्स आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ए आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन होता है और कम्युनिकेटिंग मतलब होता है जितने भी यूजर्स हैं जो आपके बिजनेस पे यूज कर रहे हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप क्या कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, उन सब का मिला जुला जो ये डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन यही बताती है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसा कि हमने देखा, रिकॉर्डिंग जो होती है वो जर्नल में होती है,
उसके बाद क्लासिफाइंग जो कि लेजर में होती है, और समराइजिंग के अंदर हमने देखा ट्रेडिंग बनता है, P&L बनता है और बैलेंस शीट बनती है। तो ये सिग्निफिकेंट एक मैनर होता है, एक टर्म ऑफ मनी जो हमने बताया आइडेंटिफाई करना मनी में, और जितने भी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट होते हैं जो कि आपके एक फाइनेंशियल कैरेक्टर पे इफेक्ट डालते हैं बिजनेस के, वो उनको आप रिकॉर्ड करते हैं और उससे रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। ये सारी की सारी जो डेफिनेशन होती है, इसकी समराइजिंग एंड प्रैक्टिकल स्टोरी मैंने यहाँ पे आपको बताई है कि किस तरीके से हमारा सिस्टम बनता है। हमारा जो मैनुअल अकाउंटिंग होती है उसके अंदर पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर उसके बाद लेजर होती है, फिर उसके फाइनल रिजल्ट्स बनाए जाते हैं। लेकिन जब हम टैली में जाते हैं तो टैली जो कंपनी थी उन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने पहले लेजर क्रिएशंस का काम किया और उसके बाद अकाउंटिंग का सिस्टम का काम चालू किया। तो हम लेजर जब बना पाएंगे जब हमें एक एक अकाउंट के बारे में पर्टिकुलर नॉलेज होगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको थ्योरी अप्रोच बहुत अच्छी परफेक्ट तरीके से आनी चाहिए। आशा करते हैं कि इस वाली स्लाइड्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पसंद आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। सबसे पहले हम ये देखेंगे उस समझने के बाद कि अगर हमने इस तरह से थ्योरी देख ली है तो किस तरीके से हमारे लेक्चर चलने वाले हैं, जिससे कि हमको सारे फाउंडेशन क्लियर हो जाएं और हम जब भी कम्युनिकेट करें हमारे सीनियर अकाउंटेंट से या सीए से तो हम प्रॉपर वे में उनकी बात समझ सकें और अपनी बात भी उनको समझा सकें। तो यहाँ पे हमारा सेशन नंबर 1 होगा जिसके अंदर हम थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग कवर करने वाले हैं। इस सेशंस के अंदर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे आपके कोर्स के अंदर। उसके बाद कोर अकाउंटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। बुक कीपिंग की अप्रोच क्या है उसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी जनरल ट्रांजेक्शन्स हैं वो 1 बाय 1 हम करेंगे और उसके बाद वो ट्रांजेक्शन्स का फाइनल अकाउंट पे क्या इफेक्ट होता है उसको भी हम इस सेशंस में कवर करेंगे। तो जितने भी बिगिनर्स हैं जिन्हें अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये जो सेशंस है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं उनसे शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट में यस जरूर करें और इसमें किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप जरूर मेंशन करें, हमारी टीम या हम इसमें जरूर से जरूर काम करेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि जो अकाउंटिंग होती है वो कितने टाइप की हो सकती है या कितनी ब्रांचेस अकाउंटिंग में देखी जाती है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करी है। फिनेंशियल जो अकाउंटिंग होती है उस फिनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो हमने फर्स्ट बात करी उसके अंदर आपके बिजनेस ने एक पर्टिकुलर फिनेंशियल ईयर के अंदर कितना प्रॉफिट या फिर लॉस गेन किया है या लूज किया है उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो पूरी की पूरी फिनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट मानी जाती है। वहीं अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग के मायने क्या है उसको हम एग्जांपल से बताते हैं। मान लेते हैं कि आपकी एक ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर आप कोई भी एक अपना प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बनाते हैं। इस ए प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको 3 चीजें लगती है। एक लगता है मटेरियल, एक लगती है लेबर और एक लगते हैं एक्सपेंसेस। मान लेते हैं मटेरियल के नाम पर एक पीस को बनाने में आपके पास 200 रुपये का खर्च आता है। लेबर को देने में आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं एक पीस की वर्क के लिए और इसके ऊपर 50 रुपये का खर्चा आता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका जो प्रोडक्ट है वो 350 रुपये का बन पा रहा है, जिसे बोलते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होती है लागत। आपके घर में ये लागत आ रही है 350 रुपये की। आपने इसे मार्केट में बेचना चाहा किसी शॉप पर तो आपने शॉप वाले को कोट करा कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसको मैं 450 रुपये में तेरे को दूंगा। अब आप जब इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तभी तो आप ये पता लग पाएंगे कि आपको 100 रुपये का मार्जिन आ रहा है। लेकिन अगर आपको इस कॉस्ट के बारे में पता ही ना हो, इस कॉस्टिंग के बारे में पता ही ना हो, तो आप किस तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे कि आपने कोई प्रोडक्ट प्रॉफिट में बेचा या लॉस में बेचा। तो इसी को जब हम ये फैक्टर्स की कॉस्टिंग निकालते हैं, लागत निकालते हैं, तो वो सारी की सारी जो स्टडी करते हैं वो हम किस में करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके अंदर जो हम फिनेंशियल अकाउंटिंग से जो डेटा लेके आते हैं, हम जो समराइज करते हैं,
उस डेटा के अंदर समराइज करते हुए फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो का मतलब होता है पैसा कहां से आया, इन और आउट, इनफ्लो और आउटफ्लो, कहां से पैसा आया और कहां पैसा गया, और इस पैसे को अगर आया है तो हमको कहां मैनेज करना है, क्या हमको नया प्लांट लगाना है, क्या हमें कोई नई मशीनरी खरीदनी है, क्या हमारे प्रोडक्ट के एक्सटेंशंस को बढ़ाना है, हमें प्रोडक्ट को नए नए प्रोडक्ट्स हमें बनाने हैं, इन सब का डिसीजन जो लिया जाता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर लिया जाता है। उसी के टूल्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। उसके बाद आता है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग के अंदर जो भी फर्म्स होती हैं, मैन्युफैक्चरर्स फर्म्स होती है, उन्हें सोशल बेसिस पे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं या जो पब्लिक है उनके लिए टाइम टू टाइम कॉर्पोरेट अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से खर्च करना पड़ता है, खर्चे करने पड़ते हैं, कोई सोशल एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो वो सारी की सारी एक्टिविटी पे जो खर्चे होते हैं, जो उनको मेंटेन किया जाता है, उन सब की रिपोर्टिंग होती है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग के अंदर। वहीं जब आपकी कंपनी किसी पर्सन को रिक्रूट करती है तो उसका सिलेक्शन प्रोसीजर्स में खर्चा होता है, उसके ट्रेनिंग में खर्चा होता है, फिर ज्वाइनिंग के बाद उसको बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है ना, होटल की फैसिलिटीज़, हॉस्टल की फैसिलिटीज़, उनके बच्चों को फैसिलिटीज़, इन सब के ऊपर टाइम टू टाइम एक्सपेंसेस होते रहते हैं, पेंशन देनी पड़ती है, ग्रेच्युटी देनी पड़ती है, इन सब की जो कैलकुलेशंस की जाती है, उनका जो मैथडोलॉजी समझनी पड़ती है, वो सब जो होती है वो किसका पार्ट हो जाती है, अकाउंटिंग रिसोर्सेज की। जब हम सिलेक्शन करते हैं तो हमारे को कितना खर्चा आना है, इन सब की जो कंप्यूटिंग होती है वो सब किस में हो जाती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर इसकी क्या हो जाती है, पूरी की पूरी अकाउंटिंग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने बात किया था कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया जो भी आपने 12 मंथ में अकाउंटिंग करा है उसके अंदर आपने हम अपनी फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपने अपनी फर्म की बैलेंस शीट में असेट एंड लायबिलिटी ये आपने पता लगा लिया। और तीसरा चीज आपका कितना कैश इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है इसके बारे में आपने पता लगा लिया। इन सब की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का इफेक्ट क्या होना है, कौन कौन से यूजर्स पे होना है, उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स दो पार्ट में डिवाइड किया है। इंटरनल यूजर का मतलब है कि अगर ये बिजनेस हम यहाँ पे बना रहे हैं, इस बिजनेस के इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, इंटरनल जो यूजर्स हैं, वो क्या इंफॉर्मेशंस को देखेंगे। तो इंटरनल यूजर्स में कौन आ जाता है, एक तो सबसे पहले ऑनर खुद मतलब कि मालिक, और दूसरा आपका मैनेजमेंट जो खुद भी करते हो या किसी और कोई पर्सन की मैनेजमेंट की टीम है वो करती है। तो वो सारी की सारी अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को देखती है और उसके बाद डिसीजंस लेती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एक्सटर्नल यूजर्स की तो कौन कौन हो सकते हैं। देखिए, एक तो आपका एम्प्लॉय या स्टाफ आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहता है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जितने भी आपके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया है या उसके बेसिस पे उधार में कुछ दिया है, वो भी आपकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी टैक्स कंप्यूटेशंस देखती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हिसाब से। जितने भी बैंक होते हैं वो आपको लोन दें या ना दें तो बैंक भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। तो इस तरीके से जितने भी बाहर के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं वो भी आपके स्टेटमेंट्स को देखते रहते हैं। तो इस तरीके से जो यूजर्स की हम कैटेगराइज करें तो एक इंटरनल यूजर होता है और एक एक्सटर्नल यूजर होता है जिनको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बड़ा ही इंटरेस्ट रहता है कि हम इसके साथ काम करें या ना करें, या हम इसको कुछ पैसा दें या ना दें। इन सभी को आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो इसीलिए आपकी अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशंस है वो बिल्कुल करेक्ट जाए, सही जाए और सही इंटरप्रेट हो, ये होना बहुत जरूरी हो जाता है।